Hello friends, today we are going to discuss geometrical progressions. Geometrical progression means जो भी चीज़ है वो मल्टीप्लाई होती हुई बढ़ेगी. इमेजिन आज आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपीज़. उसको मैं नेक्स्ट डे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नेक्स्ट डे आपके पास कितने होंगे? 20. नेक्स्ट डे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40. Then 40 into 2, 80. Then 160. Then 320, and so on. So if it is money, you will be happy. But think about some virus. Today one person is infected. Suppose next day 3. Multiply हमने 3 से किया इस बार. Next day 9, then 27, then 81. So geometric progression का एक हमें आइडिया तो लग गया that we have to keep on multiplying the terms till we reach to the last term if number of term is specified. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास, अगर हम फर्स्ट टर्म को a एज्यूम कर लें, तो सेकंड टर्म में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ वो है r, उसको बोलते हैं हम कॉमन रेशो. तो ये हो जाएगा ए आर सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म विल बी ए आर स्क्वेयर. थर्ड टर्म में आप देख रहे हैं कि पावर आ रही है 2. सेकेंड टर्म में पावर है 1. तो nth टर्म में जो पावर आएगी वो आएगी n-1. तो हमने nth टर्म का एक फॉर्मूला लिख लिया. nth टर्म इज a इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1. सो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं. इफ़ वी डिवाइड एनी टर्म बाय द प्रीसीडिंग टर्म, इफ़ आई डिवाइड द सेकंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा r, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो. तो r फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड हो गया एनी टर्म बाय द प्रीसीडिंग टर्म. और यहाँ से भी हमने देखा nth टर्म क्या होती है. यहाँ पे r की पावर एक लेस होगी. सपोज अगर मैं लेता हूँ थर्ड टर्म, तो r की पावर होगी 2. 10th टर्म में r की पावर क्या होगी यहाँ पर? 9. तो एनी टर्म निकालने के लिए भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. सपोज मेरे पास फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है. इफ़ आई डिवाइड फिफ्थ टर्म बाय फोर्थ टर्म, तो मुझे r मिल जाएगा. स्टार्टिंग के फ्यू क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है. उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें सम यूज़ करना है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. अब जीपी में जो r है, ये हम मल्टीप्लाई करने वाला जो फैक्टर है, इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो. नॉर्मली अगर वो लेस देन 1 है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसका जो मॉडुलस है दैट मीन्स उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो सम ऑफ n का हम फॉर्मूला लेते हैं. सम ऑफ n टर्म्स इज a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस आर. तो जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप कॉमन रेशियो देखते हैं तो वो है 1/2. फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे आने के लिए आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. देन नेक्स्ट पे आने के लिए फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया. एंड वी नो दैट 1/2 इज लेस देन 1. नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें हमने फॉर्मूले थोड़ा चेंज किया. ये दोनों का जो साइन है ये रिवर्स हो गया. और ये तब लेते हैं जब हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू मोर देन 1 हो. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3 4 12, 12 4 48. तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हमारी कॉमन रेशियो यहाँ पर 4 है. टर्म्स को एज्यूम करते हुए बहुत ध्यान में रखेंगे, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखते थे. अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज नॉट गिवन, तो सिंपल आप टर्म्स ऐसे ले लीजिए ए आर स्क्वायर. और अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज गिवन, ध्यान रखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें सम गिवन होता था तो हम बहुत ध्यान से टर्म्स को सेलेक्ट करते थे, जिससे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो जाता था, डी कैंसिल आउट हो जाता था. इस बार हमारे पास कॉमन रेशो है, तो टर्म्स को एज्यूम करते हुए हमें एक चीज़ माइंड में रखें कि हमारे ये जो आर है कॉमन रेशो,
ये कैंसिल आउट हो जाए जब भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट लें। तो ऑड टर्म्स में मिडिल टर्म हमेशा आपकी ए रहेगी। आप इसके राइट में और लेफ़्ट में मूव कर दें तो यहाँ ए आर, लेफ़्ट में ए अपॉन आर। 5 टर्म्स लेनी है तो एक बार फिर यहाँ पर ए आर स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको इवन टर्म्स लेनी है तो मिडिल 2 टर्म्स माइंड में रखेंगे हम, ए बाई आर एंड ए आर। रिमेंबर यहाँ से नेक्स्ट टर्म तक आने के लिए मुझे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो इफ़ आई वांट टू मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म तो यहाँ मैं आर क्यूब ले लूँगा, और अगर लेफ़्ट में जाना है तो आप आर क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा ए बाई आर क्यूब। तो अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 9.3 अगर आप देखते हैं तो 9.3 एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 20th टर्म और nth टर्म निकालने हैं इस जीपी में। तो जीपी में हम देख सकते हैं ए जो आपके पास है वो है 5/2, आर अगर आप ध्यान से नोटिस करें इट इज़ 1/2। तो हमने ए ले लिया, आर को भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। तो आर की वैल्यू होगी 1/2, ए आपके पास 5/2 है। हमें 20th टर्म निकालनी है तो ए इंटू आर की पावर 19। अगर ये पावर ज़्यादा में है आपके पास तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। और अगर हम nth टर्म पे आते हैं तो a इंटू आर की पावर n-1, यहाँ पे r 1/2 है, n-1। ध्यान से देखें तो नीचे 2 आपके पास टोटल जो हो गए, n-1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगी 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस पे बोला गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन ए पी हुज 8th टर्म हमें गिवन है 192 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 2। तो हमें 8th टर्म दी गई है 192। 8th टर्म मीन्स ए इंटू आर की पावर 7, ये 192 हो गया। और क्योंकि कॉमन रेशियो 2 थी तो वो प्लेस कर दी हमने। एक आंसर आ गया 192/128। कैलकुलेशन हम कोशिश करेंगे लास्ट स्टेप तक इसको रिटेन करने की, बाद में कर लेंगे। अब आपके पास आपको जो टर्म निकालनी है वो है 12th टर्म। दैट मीन्स ए इंटू आर टू द पावर ऑफ 11। ए अभी हमने फ्रैक्शन में निकाला था, ये लिख लिया हमने। आर हो गया 2 की पावर 11। 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो इनका इफेक्ट लेते हैं तो ये 2 की पावर 4 ऊपर रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। So the answer is 3072, that is our required answer. Now we move on to question number 3. Question number 3 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उसमें बोला है 5th, 8th and 11th term of a GP are given to be P, Q, S respectively, और हमें प्रूव करना है Q square equals PS। 5th, 8th and 11th term। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म, तो ये 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म जो हैं, 5th टर्म मीन्स ए इंटू आर की पावर 4, 8th टर्म मीन्स ए इंटू आर की पावर 7 एंड 11 मीन्स ए इंटू आर टू द पावर ऑफ 10। तो हमारे पास पी, क्यू एंड एस तीनों आ गए हैं ए और आर की टर्म्स में। नाउ क्यू स्क्वायर लेते हैं तो क्यू स्क्वायर मीन्स ए इंटू आर की पावर 7 का स्क्वायर, दैट इज़ ए की पावर 2 और आर की पावर 14। पी इंटू एस लेते हैं तो ए इंटू आर की पावर 4, ए इंटू आर की पावर 10, दैट इज़ ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। ये दोनों वैल्यूज हम देख रहे हैं मैच कर गई हैं, हैंस वी कैन से दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी एस। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको बोला कि 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ओके, एंड फर्स्ट टर्म इज -3 और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -3। तो 4th टर्म का फॉर्मूला हो गया ए इंटू आर क्यूब, सेकेंड टर्म इज ए आर, इसको सॉल्व कर लिया हमने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज ए इंटू आर क्यूब,
यहाँ r क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले आते हैं तो यहाँ से हमारा r का आंसर आ गया -3। ना इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपको 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। हमारे पास r की वैल्यू भी है, हमारे पास a की वैल्यू भी हमारे पास है ऑलरेडी, दोनों वैल्यूज़ हम प्लेस कर देते हैं तो आपके पास 7th टर्म का आंसर आ गया -2187। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें हमें बोला गया है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करनी है। 3 केसेस हैं। 128 इस सीक्वेंस का कौन से नंबर पे आएगी, ऐसे ही 729 का, और ऐसे ही 1/19683 का है इस थर्ड टर्म में। तीनों पार्ट्स को चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ए हमारे पास 2 था, कॉमन रेशो आप देख सकते हैं, डिवाइड करके आपके पास आएगी √2, और 128 इज़ आवर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए और आर की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ये सब कुछ 2 में चल रहा है, ये भी हम 2 में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-1, और यह 2 की पावर होगी 1/2, तो ये हो जाएगा n-1/2। ये 2 हम राइट में ले गए, इसने डिवाइड करके लिख दिया 64 विच इज़ 2 टू द पावर ऑफ 6। ऑन बोथ साइड्स हमारा जो बेस है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए। n का आंसर हमारे पास आ गया 13। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमारे पास a गिवन है, r हमने फाइंड आउट कर लिया है डिवाइड कर 729 हमारी गिवन टर्म है। a एंड r की वैल्यू हमने प्लेस कर दी यहाँ पर। इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पर √3 की टोटल पावर हो जाएगी 1 + n-1 को ऐड कर दें तो हो जाएगी n। 729 इज़ 3 टू द पावर ऑफ 6। दोनों साइड बेस सेम हो गए, एक्सपोनेंट्स कंपेयर कर देते हैं तो आपका n का आंसर आ गया 12। इसी टाइप से इसका जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, सीक्वेंस ये हमारे पास गिवन है, a 1/3 है, इवन कॉमन रेशो भी हमें दिख रही है कि a 1/3 ही है। nth टर्म इज a × r टू द पावर ऑफ n-1 विच इज़ 19683। लेफ्ट में आप देखें तो दोनों 1/√3 हैं, सॉरी 1/3 हैं। पावर होगी कंबाइन होगी 1/3 की पावर n, और ये जो 19683 था दैट कैन बी रिटन एज 1/3 टू द पावर ऑफ 9। नाउ इफ बोथ साइड्स वी हैव गॉट द सेम बेस, तो आपका n का जो आंसर आ गया वो आ गया 9। नाउ वी कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला x की किस वैल्यू के लिए गिवन नंबर्स जो हैं ये GP में होंगे। रिमेंबर ये जो बीच की जो भी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स के बीच में, इनको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये इस केस में 1 है, बाद में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस बाद में आएंगे। स्टिल अभी हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, और हम इसको ध्यान से नोटिस करें। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने क्लास 10th में भी की थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर आपके पास ABC जो हैं वो GP में हैं तो आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो B/A कॉमन रेशो है, और C/B भी क्या है, कॉमन रेशो, एनी टर्म बाय द प्रीसीडिंग टर्म। लेकिन इसको सॉल्व करें तो बनता है B² = AC। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, B² मीन्स मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स A × C। तो हमने देखा x² का आंसर आ गया 1, हैंस x इज ±1। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक और कुछ तक 11 तक हमें सम ही निकालना है। वैसे यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपको सम फाइंड आउट करना है, और 11th क्वेश्चन में भी क्योंकि सिग्मा है दैट मीन्स यहाँ भी हमें सम फाइंड आउट करना है। और हमें सम ऑफ एन टर्म्स का भी हमने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया था क्लास के स्टार्टिंग में, सो वी हैव टू यूज़ दैट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके पास गिवन है a गिवन है, r आपने किसी भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ रहा है 0.1। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 20, सम ऑफ 20 टर्म्स
रिमेंबर आपका r जो है वो लेस देन 1 है, तो हम 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर को प्रेफर करेंगे। इन केस अगर आप रिवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, क्योंकि अगर हम इनको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आ जाता है। आपने कोशिश ये करनी है नीचे ये टर्म देखना है कि ये जो टर्म है ये कुछ हद तक अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये 1 में से माइनस या 1 में प्लस होनी चाहिए, और अगर ये टर्म 1 से बड़ी दिख रही है आपको तो 1 बाद में होना चाहिए और वो टर्म पहले होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ बेसिक लॉजिक दैट वी कीप इन माइंड। ओके, स्टिल हमने क्योंकि भी माइंड में रखा हुआ है, आपके पास ये फ्रैक्शन में है, इट इज़ लेस देन 1, तो हम इसमें यही वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। कुछ नहीं कि हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है a की, r की और n की। इसको आप सॉल्व मत कीजिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पावर 20 में आपको सॉल्व करना, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है और ये जो पार्ट 15 है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15/100। ये आपका सॉल्व क्या है 0.9, विच इज़ 0.9 को हम 10/9 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 150/900, दैट इज़ 1/6। ये टर्म एज सच। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको a गिवन है √7, r की जो वैल्यू हो वो हो गई आपके पास √21/√7, दैट इज़ √3। अब आप इसको देखें तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला इस केस में हमने अप्लाई किया वो लगाया r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बिकॉज वी नो दैट √3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। आप इस √3 माइनस 1 को एटलीस्ट रैशनलाइज कर लीजिएगा। ये ऊपर की टर्म सेम रह गई, ये वाली, ये √3 + 1 भी सेम रह गया, √7 इज ऑल्सो सेम। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 3 - 1 विच इज़ 2। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। 9th क्वेश्चन में आते हैं। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फ्रैक्शन है माइनस, क्योंकि फर्स्ट प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। दैट मीन्स हमारा r जो है वो -a हुआ है इस बार, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि r जो है वो मोर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। सो क्या करें इस केस में बताएं। यहाँ मैंने एज्यूम तो ये कर लिया कि अभी r जो है मेरा लेस देन 1 में एज्यूम कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। तो मेरा आंसर में मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस a टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 + a, या फिर आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको आप पहले लिखना चाहते हैं -a की पावर n, और ये -a भी आप पहले लिखना चाहते हैं, देन वी कैन राइट डाउन। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रही है, इस क्वेश्चन में तो मैंने नहीं लिखा है, बट इस क्वेश्चन में वो भी पॉसिबल है। सो वी मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन, जो अभी आपसे मैं डिस्कस कर ही रहा था। यहाँ पे आप सीक्वेंस देखिए अगर, तो फर्स्ट टर्म है x3, नेक्स्ट टर्म है x5, देन x7। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई x3, कॉमन रेशियो हो गया x², हमने फॉर्मूला लगा दिया एस सम ऑफ n टर्म्स का, x की पावर n - 1 अपॉन x - 1, दैट इज r - 1 एक्चुअली, विच इज़ कॉमन रेशियो -1। लेकिन आपके पास अगेन हमें ये नहीं मालूम कि जो r रहेगा ये लेस देन 1 है या मोर देन 1 है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो आंसर ये भी हो सकता है मेरा, और अगर मैं इनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी मेरा आंसर हो सकता था। यहाँ ये तब हम लिखते हैं जब आपके पास मॉड ऑफ r, दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r, इज़ लेस देन 1। सो वी प्रेफर दिस वन ओनली। तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट होंगे इस केस में। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें आपको देखिए सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा का मीनिंग होता है कि आपको इन सब को टोटल करना है, k की वैल्यू आपने 1 लेनी है, फिर 2 लेनी है, एंड द लास्ट वैल्यू इज़ 11। तो हमने यहाँ पहली वैल्यू 1 ली, फिर 2 एंड अप टू पावर 11 तक हम गए हैं। 2 इसमें 11 टाइम्स हम ऐड करते हैं तो आएगा 22,
3 3 स्क्वायर 3 ये जो अलग टर्म्स लिए हैं ये एक जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है। तो यहाँ पे आप जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दें, ए ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1। ये 3 - 1 सॉल्व होकर 2 आ गया, ये 22। पावर बहुत ज़्यादा है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। सो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।